दोस्तों नमस्कार। टैक्स आज़ादी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है और उसे इनकम फ्रॉम सैलरी ही क्यों कहा जाता है और इसके अंदर हमें कौन सी इनकम कंसीडर करनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो आइए चलिए सीखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है। देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी, ये इनकम फ्रॉम सैलरी ही क्यों कहा जाता है। इसे क्यों ना अदर दूसरी कोई इनकम में कंसीडर की जाता है, या तो क्यों इसे इनकम फ्रॉम सैलरी में ही क्यों लिया जाता है। तो इसके अंदर ये देखेंगे कि व्हाट इज अ इनकम। तो इसका जो डेफिनेशन इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होता है, मैं मोटा मोटी पूरा डेफिनेशन बता दूं। अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो आपका एम्प्लॉयर है और आप एक एम्प्लॉई है, ये एक रिलेशंस बनता है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। और हर महीने या तो क्वार्टरली या तो 6 महीने या तो सालाना आप जो उनके पास जॉब करते हो और उसके बदले आपको वो पैसे देते हैं या तो कंसिडरेशंस देते हैं, तो उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी गिनते हैं। आपके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब जाके इनकम फ्रॉम सैलरी में इसे गिना जाता है। और जो भी आप इस रिलेशनशिप में जो कमाते हो महीने सालाना, उसे इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर किया जाता है। अब हम समझते कि वो इज कंसिडर द सैलरी एम्प्लॉय। तो इसके अंदर क्या होता है कि a salary employee is an individual who work for a employer under the contract and receive a fixed amount of the compensations at a regular interval, या मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। दिस सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अभी ये मैंने आपको जो डेफिनेशंस बताया उसी तरह से ये है। इसमें क्या होता है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और कोई एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो, और उस वो आपको फिक्स अमाउंट का कंपेंसेशन मतलब कंसिडरेशन देता है। तो उसे या तो मंथली होगा या तो क्वार्टरली होगा या तो ईयरली होगा। वो जो आपको कंसिडरेशन मिलता है उसे इनकम फ्रॉम सैलरी कहा जाता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अभी हम समझेंगे कि इसमें जो डिफरेंस होता है बिटवीन द सीटीसी ग्रॉस सैलरी एंड द नेट सैलरी। तो लोग क्या बोलते हैं, मेरी सीटीसी इतनी है, मेरी नेट सैलरी। लोगों को पता नहीं कि सीटीसी का मतलब क्या होता है, नेट सैलरी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है। तो सीटीसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू द कंपनी। और उसमें क्या होता है कि टोटल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर का होता है, वो ग्रॉस सैलरी प्लस जो एम्प्लॉयर आपको जो बेनिफिट्स देगा सभी मिला के उसको सीटीसी कहा जाता है, कॉस्ट टू द कंपनी कहा जाता है। तो देखो इसमें कैसा होगा कि मैंने एग्जांपल देता हूँ कि ये 10 लाख है, उसके अंदर इंक्लूड होगा ईपीएफ, उसके अंदर ग्रेजुटी होगा, इंश्योरेंस होगा, सब इंक्लूड किया होगा। तो आपका कॉस्ट कॉस्ट टू द कंपनी आपको सीटीसी मिलेगा 10 लाख रुपया। अभी ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है कि टोटल सैलरी बिफोर द डिडक्टिंग द डिडक्शंस लाइक अ पीएफ, टैक्स एक्सेट्रा, बट आफ्टर द एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयर बेनिफिट्स लाइक अ पीएफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको क्रॉस सैलरी 8.5 लाख रुपए मिल रही है, सीटीसी माइनस एम्प्लॉयर्स पीएफ एंड ग्रेचुटीज। तो मतलब अगर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का और ग्रेचुटी का, उसको माइनस करोगे और जो आपको सैलरी मिलेगी उसे ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। उसके बाद नेट सैलरी क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई आफ्टर द डिडक्टिंग द लाइक टीडीएस, ईपीएफ एंड द प्रोफेशनल टैक्स। कि सपोज आपको एक सैलरी स्लिप मिलती होगी, तो उस सैलरी स्लिप में लास्ट में जो अमाउंट आएगा नेट सैलरी करके, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता होगा, बैंक अकाउंट में एंट्री आती होगी वो सैलरी की। तो उसे नेट सैलरी कहा जाता है। जो पूरा, जैसे कि आपको ग्रॉस सैलरी है, वो मिलने के बाद उसमें से जो जो चीज़ें डिडक्ट होती है उसके बाद जो अमाउंट मिलता है उसे नेट सैलरी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। सीटीसी का फॉर्मूला समझने के लिए बेसिकली क्या है कि ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, पीएफ एंड ग्रेचुटी और बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी मिलता है कंपनी से, वो सारे इसको इंक्लूड किए जाते हैं। उसे हम सीटीसी कहते हैं। और नेट सैलरी को कैसे हम कंसिडर करेंगे, जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है माइनस एम्प्लॉय डिडक्शंस, जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, टीडीएस, ये बहुत सारे उसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो वो माइनस करने के बाद जो मिलेगा उसे नेट सैलरी कहा जाता है। फिर कंपोनेंट ऑफ द सैलरी, जब भी आप सैलरी स्लिप देखोगे तो उसके अंदर है ना एक एक आइटम होगी। जैसे कि देखो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, फिर अलाउंसेस हो जाते हैं, परक्विजिट हो जाएगा, बोनस और इंसेंटिव्स हो जाते हैं, और मतलब ये पूरी लाइन से आपको दिखेंगे। तो देखिएगा आप, बेसिक सैलरी आपकी 2.5 लाख रुपया है, फिर अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता होगा, डियरनेस अलाउंस मिलता होगा। जो डियरनेस अलाउंस होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे आपका यहाँ पे अगर जो महंगाई बढ़ती है तो डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता है। आपकी बेसिक सैलरी सेम रहेगी पर डियरनेस अलाउंस आपका फ्लक्चुएट होते रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि इंडियन इकोनॉमी पे
वो इंडस्ट्रीज को कितना इफेक्ट पड़ता है जब महंगाई बढ़ती है, कम होती है, जो भी उसके हिसाब से। फिर ट्रैवल अलाउंस आपको मिल जाता है, एलटीए मिल जाता है, और बहुत सारी हो जाते हैं, मेडिकल अलाउंस मिल जाता है। फिर आपको स्कूल चाइल्ड अलाउंस मिल जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स इसको अलाउंसेस मिल जाते हैं। तो उसके बाद परक्विजिट होता है, ये परक्विजिट होता है ना, ये इसको पर्क्स बोलते हैं बेसिकली में। और ये परक्विजिट होता है, वो आपको पैसे के रूप में नहीं मिलेंगे, आपको बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो आपको कंपनी गाड़ी प्रोवाइड करवा देती है, क्योंकि आने जाने के लिए, सभी के लिए, रहने के लिए आपको जगह देगी, उसका भाड़ा कंपनी भरेगी। सब ये, तो आपको खाली वहां पे जाके रहना है, आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। और बहुत सालों से आप काम कर रहे हो कंपनी के लिए, हॉनेस्ट हो, सब कुछ है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, मतलब कंपनी अपने कंपनी के खुद के शेयर्स एम्प्लॉय को देती है, जो स्टॉक ऑप्शंस गिना जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस बोला जाता है। और सालाना आप काम करते हो तो कंपनी इस साल में आपको दिवाली के टाइम पे या तो मार्च के एंडिंग के टाइम पे बोनस प्रोवाइड कर देती है, और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंसेंटिव्स मिल जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके सैलरी स्लिप में, उसमें सभी में कंसीडर की जाते हैं, दिख जाता है आपको। उसके बाद देखेंगे कि टैक्सेबिलिटी ऑफ द सैलरी इनकम। तो कैसा होता है, इनकम टैक्स स्लैब होता है, या तो ओल्ड रेजिम या तो न्यू रेजिम, दोनों आपको चेक करना होता है जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तब। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हो जाता है, उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। ओल्ड रेजिम के हिसाब से 50,000 है, अभी न्यू रेजिम के हिसाब से 75,000 है। टीडीएस ऑन सैलरी जब ये कब कटता है, जब भी आपका स्लैब रेट हो या तो एक इनकम लेवल के ऊपर चला जाएगा, तो आपका टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ये सभी चीज़ों में टैक्सेबिलिटी ऑफ द सैलरी इनकम में कंसिडर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे डिडक्शंस एंड द एग्जेम्पशंस टू रिड्यूस द टैक्स। तो जो आपको एच आर है, हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्पशंस मिलता है सेक्शन 10(13)(a) में, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो सैलरी में, ओल्ड रेक्सिम में। न्यू रेक्सिम में आपको एच आर का बेनिफिट्स नहीं मिलता है। फिर 80C का डिडक्शन होता है, पीपीएफ हो जाएगा, ईपीएफ हो जाता है, एलआईसी दे दिया है, अगर आपकी होम लोन चल रही है तो प्रिंसिपल अमाउंट है, स्कूल फीस है। फिर ईएलएसएस होता है, बहुत सारी ऐसे डिडक्शन, उसके डिडक्शन से 80C में आपको प्रोवाइड किए मिल जाता है। उससे आप 1,50,000 से ज़्यादा का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। उसके ये वो जो एटीसी का डिडक्शन है आपको ओल्ड एग्जाम में मिल जाता है, न्यू एग्जाम में आपको एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद 80D है, जो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप अंडर एज ऑफ 60 है तो 25,000 है, और अगर आपके माता पिता है और उनकी एज सीनियर सिटीजन में है और उसका उनका इंश्योरेंस भी आप भरते हो, तो 50,000 तक का डिडक्शन आपको उसमें मिल जाता है। तो टोटल आपको 75,000 तक का 80D में आपको डिडक्शन मिल जाता है। फिर 80E होता है, तो एजुकेशन आप पढ़ रहे हो, अभी सपोज कि ग्रेजुएट हो और आप एमबीए पढ़ रहे हो, या कोई और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो उसका भी आपको 80E में डिडक्शन मिल जाता है। 80TT है, जो अगर जॉब कर रहे हो, सैलरी इनकम आ रही है, तो सेविंग बैंक का ब्याज आता है, सेविंग अकाउंट में आपका सैलरी आती होगी, तो सेविंग बैंक में जो ब्याज आता है उसको आप डिडक्शन आपको मैक्सिमम 10,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाता है 80TTA में। उसके बाद एनपीएस में जो टैक्स बेनिफिट्स लेना हो आपको 80CCD में, तो एनपीएस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर ये हिसाब से प्लानिंग करते हो तो आपको डिडक्शन भी मिल जाता है, एग्जेम्पशन से भी आप यूज़ करके आप टैक्स में डिडक्शंस, टैक्स में लायबिलिटी कम कर सकते हो, टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो बेसिकली में। उसके बाद है हाउ टू फाइल आईटीआर फॉर द सैलरी इनकम। तो देखो, बेसिकली कैसा होता है कि आप जब आईटीआर फाइल करने जाते हो ना, तो बहुत टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली में मुझे रिटर्न भरना कैसे। मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ, फिर फॉर्म 16 देखता हूँ, फॉर्म 16 के हिसाब से मैं मेरा रिटर्न भर देता हूँ। बट ऐसा नहीं है। देखो, उसमें कैसा होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के बाद उसमें देखते हो कि भाई ये फॉर्म 16 है, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये एक आपने पूरा प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है। और जो गवर्नमेंट की साइट पे 26A में, AIS में, TIS में, जहाँ भी जो भी इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप अपना आईटीआर का फॉर्म चुनाव करके आप आईटीआर भरने की कोशिश करते हो, तो मेरे हिसाब से तो आपका रिटर्न सही जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट हाँ, आपने खाली अपना डॉक्यूमेंट देख के रिटर्न फाइल कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका डिफेक्टिव रिटर्न, या तो आपका रिटर्न गलत रिटर्न जा सकता है, जिससे आपको नोटिस भी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करना चाहते और आप खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर सकूं, खुद प्लानिंग से कर सकूं, तो हमने ऑनलाइन एक कोर्स बनाया है। बस जस्ट आपको नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको जाकर रजिस्टर करना है, और अपना लर्निंग सीख के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो, किसी की हेल्प लिए बिना।
अभी हम आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर में क्या होता है कि देखो, मोस्टली सैलरी पर्सन होता है तो उसका फॉर्म 16 हो जाता है, सैलरी स्लिप हो जाते हैं, मंथली जो आती है सैलरी स्लिप वो हो जाता है। उसने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट का वो अगर टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है तो सभी की रिसिप्ट होनी चाहिए। उसके लिए खुद के लिए गवर्नमेंट कभी रिटर्न भरते हो तभी मांगती नहीं है, बट अपने पास प्रूफ रहेगा तो कभी कोई इशू हुआ तो हम हमारे आपको प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने सही रिटर्न भरा था और मेरे पास सब प्रूफ पड़े हैं, तो उस टाइम पे आपको तकलीफ नहीं होगी। और कॉमन मिस्टेक क्या होती है, ये टू अवॉइड क्या करनी चाहिए, ये जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भरो तो सब कुछ आप देखो, फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 के हिसाब से 26 में प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, AS TS में प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। और उसके बाद ये भी देखो कि और कौन सी इनकम है जो मुझे देखनी चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे उसमें मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखने चाहिए। और बेसिकली ये भी देखना चाहिए कि जो जो डिटेल में भर रहा हूँ वो मेरे सभी जगह पे कंपैरिजन में परफेक्ट आ रही है, कि कोई मेरा जो TDS है वो कम कटा है, और मुझे जो फॉर्म 16 दिया है उसमें TDS ज़्यादा दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ को कंपेयर करके फिर आप रिटर्न भरिए, तो आप खुद कॉन्फिडेंटली खुद रिटर्न भर पाओगे और आपको कोई नोटिस भी नहीं आएगी, और इजी वे से आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशंस मिली होगी। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूं और आप इससे अपने जीवन में इसको यूज़ करके अपने लाइफ में, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको कहीं ना कहीं यूज़ करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, कौन सा सेक्शंस होता है, और हमें किस सेक्शन में कितना स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल सकता है, और क्या क्या जब भी हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम होती है तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।